नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अध्याय 11 ख़त्म कर लिया है, जिसकी 2 एमसीक्यू क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। एक लास्ट जो एमसीक्यू क्लास बची है, उसको हम आगे 2 या 3 दिन में अपलोड कर देंगे। अभी हमारे मात्र 3 अध्याय शेष और रह गए हैं, जिनमें अध्याय 12, 13 और 14 शेष हैं। अध्याय 12 को अभी हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा अध्याय है और उसमें धाराओं की संख्या भी अधिक है। अभी हम अध्याय 13 की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। इसी तरह आप क्लासेस देखते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अध्याय 13 के साथ। अध्याय 13 में धारा 298 से लेकर 308 तक धाराएं हैं। और अध्याय 13 की यदि नाम की बात करें तो अभियोजन, वाद आदि के बारे में इस अध्याय में बात की गई है। तो इस अध्याय की पहली धारा 298, जिसमें नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी, इसके बारे में बताया गया है। अभियोजित वर्ड का यदि इंग्लिश वर्ड हम देखें तो इसका इंग्लिश वर्ड है प्रोसिक्यूशन। तो इस धारा को और इस शब्द का जो भी अर्थ है वह आप निम्न पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी प्रकार के लोक न्यूसेंस अर्थात बाधा या अधिनियम के अधीन जारी आदेश या निर्देशों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का निर्देश दे सकेगा। तो जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, जो ईओ होता है वह जो नगरपालिका होती है उस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है, जो हमने शुरुआती क्लासों में पढ़ा भी है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी भी प्रकार के लोक न्यूसेंस अर्थात पब्लिक में आप किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाता है, पब्लिक को डिस्टर्ब करता है, किसी प्रकार का उत्पात करता है, जिससे जो लोक गतिविधि हैं उनमें परेशानी आती है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को या इस प्रकार की बाधा पहुंचाने के लिए, या जो हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पढ़ रहे हैं उसके अधीन यदि कोई आदेश जारी किया गया है या निर्देश दिया गया है, तो उसके उल्लंघन के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी अभियोजन का निर्देश दे सकेगा। अर्थात कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध अभियोजन किया जा सकेगा, अर्थात केस दर्ज हो जाएगा और उसकी कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है, शास्तियों की वसूली के लिए उपबंध उल्लंघन पर दंड देने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दे सकेगा। अब शास्ति शब्द का इंग्लिश वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ होता है पेनल्टी। तो यदि नगरपालिका पेनल्टी की वसूली करती है किसी व्यक्ति से, तो उस वसूली करने के लिए और जो उपबंध बनाए गए हैं उनके उल्लंघन पर दंड देने के लिए जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वह कार्रवाई करने का आदेश दे सकेगा। अर्थात नगरपालिका यदि कोई वसूली करने चाहती है और किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है तो उसके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही करनी है तो उसका निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारी देगा। और तीसरा पॉइंट है, अभियोजन व अन्य कार्रवाइयों का व्यय नगरपालिका निधि से संदत्त का निर्देश दे सकेगा। तो जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वह जो भी कार्रवाई होंगी, जैसे यदि किसी शास्ति की वसूली करनी है या कोई व्यक्ति उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है, तो इस प्रकार की सभी कार्रवाइयों पर धन खर्च होता है। तो उस धन को कहाँ से खर्च किया जाएगा, तो वह नगरपालिका जो निधि है उससे खर्च किया जाएगा। तो उसके संबंध में जो निर्देश है वह भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी देगा। आगे इस धारा में एक पॉइंट और बाकी है जिसे हम देखेंगे। धारा 298 में एक नोट डाल लीजिए, परंतु अधिनियम के अधीन विरचित नियम या किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन ऐसा अपराध कारित किए जाने के पश्चात 6 माह के भीतर के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जो अधिकार प्राप्त है कि वह अभियोजन ला सकेगा, या तो कोई व्यक्ति अपराध करे या किसी नियम का उल्लंघन करे तो उसके लिए वह अभियोजन ला सकता है। लेकिन यहाँ नोट डालकर यह दिया गया है कि कोई मान लीजिए अपराध किया गया या किसी नियम का उल्लंघन किया गया तो उसके 6 माह के भीतर भीतर अभियोजन लाया जा सकता है। यदि कोई अपराध के बाद 6 माह का समय बीत गया है तो उसके बाद कोई अभियोजन नहीं लाया जाएगा। अर्थात 6 माह की एक अवधि ऐसी दी गई है जिसके अंदर अंदर आप अपराध के लिए अभियोजन ला सकते हैं। धारा 298 में दूसरा पॉइंट है, अधिनियम के अधीन अभियोजन मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित किया जा सकेगा यदि अधिनियम में कोई अन्य उपबंध ना हो।
इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि मान लीजिए अधिनियम के अधीन किसी आदेश या नियम का उल्लंघन हुआ है या किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ है, तो उसके लिए अधिनियम में कुछ ना कुछ उपबंध दिया गया होगा कि उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है। यदि कोई उपबंध नहीं दिया है, अर्थात आगे की कार्रवाई के बारे में अधिनियम में नहीं बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो अभियोजन होगा मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित किया जा सकेगा, अर्थात मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकेगा यदि कोई उपबंध अधिनियम में नहीं दिया है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट भी आप समझिए कि अधिनियम के आधार पर अधिरोपित प्रत्येक जुर्माने, शास्ति और प्रतिकर या अन्य व्यय जिनकी वसूली के लिए अधिनियम में कोई उपबंध ना दिया हो को मजिस्ट्रेट को आवेदन करके उसकी आधिकारिक सीमा के भीतर व्यक्ति जिस पर धन का दावा किया जा सके की जंगम व स्थावर संपत्ति के विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकेगा। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिस पर अधिनियम के अधीन जुर्माना वसूलने, जुर्माना, शास्ति है, कोई पेनल्टी है या किसी प्रकार का रिफंड है या कोई अन्य व्यय है जो किसी व्यक्ति से वसूला जाना है, तो उसके वसूल किए जाने की प्रक्रिया अधिनियम में दी गई रहती है। यदि अधिनियम में वसूली के लिए कोई उपबंध नहीं दिया है, अर्थात किसी भी प्रकार की क्या कार्रवाई होनी है इसके बारे में अधिनियम में नहीं बताया गया है, तो फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जाएगा और मजिस्ट्रेट जो उसकी अधिकारिता की जो सीमा होगी उसके भीतर रह करके वह व्यक्ति जिस पर धन का दावा किया जाएगा, यानी कि जिस व्यक्ति से धन वसूल किया जाना है, उस व्यक्ति की जंगम व स्थावर संपत्तियों को बेच करके वसूली की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि यदि अधिनियम में उपबंध नहीं दिया गया है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे कार्रवाई के लिए, और कोई प्रकार का जुर्माना, शास्ति, प्रतिकर आदि वसूलना है और अधिनियम में कोई उपबंध नहीं दिया है, तो फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करके उस व्यक्ति की जंगम व स्थावर संपत्तियों को बेच करके वसूली की जाएगी। यह धारा 298 के अंदर दिया गया है। अब हम अगली धारा देखेंगे। अगली धारा है धारा 299, जिसमें अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियों के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया गया है नगरपालिका किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसने अधिनियम के अधीन अपराध किया है से समझौता कर सकेगी और समझौते के बाद व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि कोई व्यक्ति जिसने या तो अधिनियम का उल्लंघन किया है, नियम आदेश को नहीं माना है या अधिनियम के अधीन अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति से नगरपालिका समझौता कर सकती है और यदि समझौता हो गया है तो उसके बाद कोई भी कार्यवाही उस व्यक्ति पर नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट है नगरपालिका अधिनियम के अधीन अभियोजन को प्रत्याहृत या विड्रॉल कर सकेगी। दूसरे पॉइंट में यह दिया गया है कि नगरपालिका चाहे तो वह किसी भी अपराध के अभियोजन का विड्रॉल कर सकेगी, अर्थात उसको वापस ले सकेगी उस केस को। तो यह भी धारा 299 के अंदर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है कोई अपराध जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम से प्रशमनीय घोषित किया गया हो का प्रशमन अर्थात समझौता करके समाप्त कर सकेगी। अब इस पॉइंट को समझिए। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि कोई भी अपराध है जिसके लिए राज्य सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है कि वह प्रशमनीय है, और प्रशमनीय शब्द का अर्थ समझिए। प्रशमनीय शब्द का जो मेन शब्द है वह है प्रशमन, और प्रशमन में भी शब्द है शमन। समन का अर्थ होता है समाप्त करना, और प्रशमन जो शब्द है उसका अर्थ ये हो जाएगा कि समझौता करके समाप्त करना, अर्थात समझौता करने के बाद जो चीज़ समाप्त की जा सकती है उसको हम यहाँ प्रशमन कह रहे हैं। इंग्लिश की पीडीएफ में इसका जो वर्ड दिया है वो दिया है कंपाउंडिंग। यदि हम अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसमें यदि इसका अर्थ समझें तो इसका अर्थ हो जाएगा रफा दफा करना। तो राज्य सरकार ने जिन अपराधों को नियम के अनुसार प्रशमनीय घोषित कर दिया है, अर्थात रफा दफा करने योग्य घोषित कर दिया है या फिर समझौता करके समाप्त करने योग्य घोषित किया है, तो ऐसे अपराधों का प्रशमन अर्थात समझौता करके समाप्त किया जा सकेगा और यह नगरपालिका के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए सशक्त व्यक्तियों की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी।
अब इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। इस पॉइंट में यह दिया है कि जो सशक्त व्यक्ति हैं, अर्थात नगर पालिका के जो भी अधिकारी हैं जो समझौता करेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को खुली छूट नहीं दी गई है कि वे किसी भी चीज़ के लिए समझौता कर सकें। ऐसा करने पर हो सकता है वो गलत फायदा भी उठाएं उस चीज़ का, जो भी अधिकारी हैं। अगली धारा है धारा 300। यह नंबर वास्तव में ही खुशी देता है, लेकिन ये खुशी आधी है अपनी अभी, क्योंकि एक अध्याय हम जो छोड़ के आए हैं उसमें लगभग 100 के आसपास धाराएं हैं, 97 या 98 हैं। पर कोई नहीं, फिर भी हम अपनी सही स्पीड से चल रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ धारा भी आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी आप कमेंट करके बताते रहिए जो भी है आपकी प्रतिक्रिया। धारा 300, जिसमें नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए इसके बारे में बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट है, यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम का अर्थ हम पहले भी देख चुके हैं, इसका अर्थ होता है उल्लंघन, के द्वारा कोई व्यक्ति शास्ति का भागी है और व्यक्ति द्वारा नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो, तो शास्ति की अदायगी के साथ नुकसान की भरपाई भी करेगा। विवाद की दशा में नुकसान की रकम मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाएगी। मांग किए जाने पर नुकसान का संदाय न होने की दशा में करस्थन द्वारा उद्ग्रहित की जाएगी तथा मजिस्ट्रेट तदनुसार वारंट भी जारी कर सकता है। अब इस धारा का अर्थ समझिए। इस धारा में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के किसी कार्य या उपेक्षा या उल्लंघन के कारण उस व्यक्ति पर पेनल्टी लगाई गई है और उस व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की संपत्ति को कोई नुकसान भी पहुंचाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पेनल्टी का भुगतान तो करना ही होगा, साथ में जो नुकसान उसने नगरपालिका की संपत्ति का किया है उसकी भरपाई भी करनी होगी। यदि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे हो सकता है व्यक्ति उस रकम को देने से मना करे या उस रकम की राशि को कम देना चाहता हो, तो ऐसी विवाद की स्थिति में जो नुकसान की रकम है उसको मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाएगा, अर्थात मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आगे लिखा गया है कि जब उस रकम की मांग की जाएगी या नुकसान का संदाय न होने की दिशा में करस्थन द्वारा उद्ग्रहित की जाएगी, अर्थात जब व्यक्ति यदि उस नुकसान की भरपाई नहीं करता है, उसका संदाय या पेमेंट नहीं करता है, तो करस्थन द्वारा उद्ग्रहित की जाएगी। करस्थन शब्द से अर्थ जहाँ तक समझ में आया है, इसका अर्थ है कि उसकी संपत्ति को जब्त करके उसका भुगतान वसूला जाएगा। और करस्थन शब्द का जो इंग्लिश वर्ड दिया गया है वह पीडीएफ में डिस्ट्रेस दिया गया है और आगे इसमें बात कही गई है कि मजिस्ट्रेट तदनुसार वारंट भी जारी कर सकता है, अर्थात जब नुकसान का संदाय ना करे कोई व्यक्ति तो करस्थन या उसकी संपत्ति को जब्त करके उसको वसूला जाएगा और मजिस्ट्रेट तदनुसार वारंट भी जारी कर सकता है। तो यह धारा 300 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह धारा भी आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 301। धारा 301 के अंदर कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना, इसके बारे में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 167, 236, 245 के अधीन दंडनीय अपराध को संज्ञेय और जमानतीय होगा। इस धारा का अर्थ ये हो जाएगा कि जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 की, उसमें कोई बात दी गई है तो उस बात के या नियम के होते हुए भी इस अधिनियम की जो धारा है 167, 236 और 245, इनके अधीन जो भी अपराध हैं वह संज्ञेय और जमानती होंगे, अर्थात उनके लिए जमानत भी मिल सकती है और संज्ञेय, जिसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा कॉग्निजेबल, अर्थात उन मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो इस प्रकार की यह अपराध होंगे। संशोधन 2017 में इन धाराओं के अंदर धारा 167, 236 और 245 के अलावा कुछ अन्य धाराओं को भी जोड़ा गया है। तो संशोधन 2017 में धारा 297 का ख और गा को भी इस श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, तो आप ये याद रखिएगा। तो इस धारा का यही अर्थ है कि इन धाराओं के अंतर्गत जो भी अपराध है वह जमानत के योग्य है और उनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, अर्थात संज्ञेय होंगे। अगली धारा है धारा 302, जिसमें प्रक्रिया त्रुटि युक्त होते हुए भी करस्थन विधिपूर्ण होगा। अब इसको धारा के माध्यम से समझ लेते हैं कि अधिनियम के आधार पर उद्ग्रहित
कोई भी करस्थम अर्थात डिस्ट्रेस, किसी भी समन, दोषसिद्धि या करस्थम के वारंट या उससे संबंधित कार्यवाही में प्रक्रिया त्रुटि के कारण अविधिपूर्ण नहीं होंगे, ना ही ऐसे करने वाला व्यक्ति अतिचारी समझा जाएगा। इस प्रकार की अनियमितता से व्यथित व्यक्ति सक्षम न्यायालय में विशेष नुकसान के लिए पूरा अनुतोष अर्थात रिलीफ वसूल कर सकेगा। अब इस धारा को समझिए। इस प्रकार की धारा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने पहले कर के संबंध में इस प्रकार की धारा को पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था कि कर की वसूली के संबंध में यदि नगरपालिका कोई नोटिस भेजती है और उस नोटिस में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, मिसप्रिंट हो सकता है, तो उसके कारण ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कर देने के लिए मना कर देगा, अर्थात कर की वसूली को विधिपूर्ण माना जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी बताया गया है कि करस्थम अर्थात जो जब्त करने की जो प्रक्रिया है, उसकी जो प्रक्रिया में यदि कोई त्रुटि होती है तो उस जब्त करने को या करस्थम करने को, तो इस धारा का अर्थ भी यही हो जाएगा कि जो कोई भी जब्ती नगरपालिका के द्वारा की जा रही है, यदि उसकी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो वह जब्ती या करस्थम अविधिपूर्ण नहीं होगी, और ऐसे करने वाला व्यक्ति जो कि नगरपालिका का कोई प्राधिकारी हो सकता है, वह व्यक्ति भी अतिचारी नहीं समझा जाएगा। और इस प्रकार की अनियमितता के कारण यदि किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ है तो वह सक्षम न्यायालय में जा सकता है और वहां जाकर वह पूरा अंतोष वसूल कर सकता है। यहाँ अंतोष शब्द से अर्थ हो जाएगा रिलीफ, अर्थात जो भी उस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वहां न्यायालय में जाकर वह कर सकता है। तो यह धारा 302 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराएं देखेंगे। इस अध्याय की एक क्लास और शेष है, उसके बाद हम इसकी MCQ प्रश्न की क्लास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।